डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे 90 दिन के इस कोर्स में आज तीसरे दिन का हम लोग पार्ट बी करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हम लोग यूनाइटेड नेशंस के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक जो जो पार्ट हमने कंप्लीट किया है पहले उसको एक बार रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे के पार्ट पे चलेंगे। लेकिन इसके पहले ये देखें, मैं आपको यूनाइटेड नेशन के लोगो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस इज द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस लोगों की भी अपनी खासियतें देखिए। तो यहाँ पे जो आपको दो ब्रांचेस दिखाई पड़ रही हैं पत्तियों की, सो दिस इज ओलिव ट्री ब्रांच। सो ओलिव ब्रांच है ये। तो वैसे आपको पता है कि ओलिव शांति का प्रतीक होता है। सो देयरफॉर यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो विश्व शांति के लिए हुई थी। तो ये बताता है कि विश्व शांति के लिए हम लोग यूनाइटेड नेशन जो है वो कृतज्ञ है, विश्व शांति के लिए काम कर रहा है। देन आप पृथ्वी का नक्शा देख रहे हैं जिसमें कि जो महाद्वीप हैं वो चारों तरफ से दिखाए गए हैं ऐसे, और ऊपर ये नॉर्थ पोल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दिस इज द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल को चारों तरफ से घेरते हुए ये महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और इसमें 5 रिंग भी आपको दिखाई दे रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है 5 रिंग, 1 2 3 4, और इधर है ये 5, तो 5 रिंग्स, राइट। ओलिव ब्रांच किसके लिए होता है? फॉर पीस, शांति के लिए, राइट। फिर ये नॉर्थ पोल के चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है। एंड देन आप देखेंगे कि जो ओलिव ब्रांच है ये चारों तरफ से अर्थ को घेरा, मतलब विश्व में शांति की बहाल करने की बात करता है, फॉर वर्ल्ड पीस। सो ये वर्ल्ड पीस की बात करता है बेसिकली। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द लोगो। अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट देखें कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। देखिए, तो अभी तक का जो हमारा पार्ट था यूनाइटेड नेशंस में, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि यूनाइटेड नेशन जो था इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 के हिसाब से हम अभी यूनाइटेड नेशंस का 75वां वर्षगांठ, 75 ईयर्स इसका कंप्लीट हुआ है अभी 2020 में। तो 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। सिंस यूनाइटेड नेशन का 75वां वर्षगांठ है, देयरफॉर काफी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इससे, एंड देयरफॉर इसको हम एक्सटेंसिवली कवर भी कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कब से होती है? तो आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना की बात की जा रही थी, और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के लिए कुछ कमेटी वगैरह बनाया गया था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से अगर आपको याद होगा तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। देन लीग ऑफ नेशंस का आइडिया किसने दिया था? वुडरो विल्सन ने दिया था, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। लेकिन आपको याद होगा कि लीग ऑफ नेशंस में खुद अमेरिका ही शामिल नहीं हुआ था, राइट। सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, लीग ऑफ नेशंस की बाद में फिर इसने एक चार्टर को अडॉप्ट किया था। वुडरो विल्सन के बारे में एक बात और जान लीजिए कि वुडरो विल्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और वुडरो विल्सन को बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज। देन लीग ऑफ नेशंस जो था यही बाद में फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता है। सैन फ्रांसिस्को, एक बहुत पॉपुलर गाना भी है सैन फ्रांसिस्को के ऊपर। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता है, और जून 1945 में इस कॉन्फ्रेंस को किया गया था, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस चार्टर को अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशंस चार्टर। सो देखिए, जून 95 में यूनाइटेड नेशन चार्टर को अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो इफेक्ट आया, विद इफेक्ट फ्रॉम, यूनाइटेड नेशन जो इफेक्ट में आता है वो होता है 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को,
यूनाइटेड नेशन इफेक्ट में आया। तो ये कहानी अब तक हमने देखा थी यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब इसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं, राइट। सो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के में एक कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट किया गया है। मतलब जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है, जैसे हमारा भारत का संविधान होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन का भी संविधान होता है। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, संविधान डॉक्यूमेंट है ये, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है। सो यूनाइटेड नेशन चार्टर को जब अडॉप्ट किया गया, तो जैसे भारत के संविधान में प्रियम्बल है, राइट, प्रियम्बल के बाद फिर उसमें चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वैसे ही यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी, यूनाइटेड नेशन चार्टर में क्या क्या है देखिए। तो इसमें भी है एक प्रियम्बल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना है यहाँ पे, जो ध्यान रखना, देखिए क्या, कि हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वैसे ही यूनाइटेड नेशन का चार्टर स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट, सेम वही है, वैसा ही। और वी द पीपल कहां से लिया गया है? वी द पीपल का जो कंसेप्ट है वो अमेरिकन संविधान से लिया गया है। तो वैसे ही ये लिया गया है यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी ऐसे लिया गया, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो वैसे ही स्टार्ट होता है ये, जैसा हमारा भारत का संविधान है। एक्चुअली भारत का संविधान ही यहाँ से ये कॉपी किया गया था। हमने तो कॉपी किया यूनाइटेड नेशन से, सॉरी यूनाइटेड स्टेट से, लेकिन यूनाइटेड नेशन भी सेम यूएस को कॉपी करता है। सो एक प्रियम्बल, प्रियम्बल के साथ साथ यहाँ पर है 119 चैप्टर, 19 चैप्टर्स, 19 चैप्टर के साथ साथ 111 आर्टिकल्स, 111 आर्टिकल्स। तो ये टोटल आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में क्या क्या है। तो प्रियम्बल, राइट, 19 चैप्टर और 111 आर्टिकल। तो जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पे जब ये स्टार्ट हुआ यूनाइटेड नेशन का, तो एट दैट टाइम 50 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। और 50 कंट्री जो हैं इसके, वो कहे जाते हैं फाउंडिंग कंट्रीज। जो फाउंडिंग फादर्स होते हैं किसी कंपनी के, तो वैसे ये फाउंडिंग कंट्रीज कहलाते हैं। हालांकि इसमें एक और कंट्री बाद में आया था, दैट वाज पोलैंड। तो टोटल कंट्री जो इसमें फाउंडिंग कंट्रीज में आते हैं वो 51 कंट्री हैं, 50+1 कहते हैं इसको। पोलैंड को हम बाद में इसलिए कहते हैं, क्योंकि बाद में इसलिए आया था क्योंकि पोलैंड ने बाद में साइन किया था, लेकिन वो भी फाउंडिंग कंट्रीज में आता है। सो फाउंडिंग कंट्रीज, फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो टोटल जो फाउंडिंग कंट्री है वो 50+1। तो एक कंट्री जो ये है, ये पोलैंड है, ये बाद में इसने साइन किया था। अब इस 50 कंट्री में इंडिया है क्या? यस, इंडिया भी है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया भी है, राइट। सो इंडिया इस टाइम पर, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पर्सन जो इस टाइम पे थे, उनका नाम था रामास्वामी मुदलियार। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नोट कर लेते हैं। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम इंडिया was represented by रामास्वामी मुदलियार। सो रामास्वामी मुदलियार ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। अब देखिए यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल, सो यूनाइटेड नेशन was officially established on, तो ऑफिशियली जब एस्टेब्लिश हुआ ये था 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ।
यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में है। एक्चुअली जो जगह है, एग्जैक्ट जगह वो है यूनाइटेड नेशन एवेन्यू के नाम से जाना जाता है, राइट, वहीं पे। जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल लैंग्वेज, कई बार ये भी पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कितने हैं, कौन कौन से हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, टोटल 6 लैंग्वेजेस है यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल लैंग्वेज में, जिसमें आते हैं ये लैंग्वेजेस। दे आर इन फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, एंड बाद में फिर आया था अरबिक। तो इनिशियली तो 5 ही थे। तो इस 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियली 5 ही थे, लेकिन बाद में एक आया, ये लास्ट में अडॉप्ट किया गया था, राइट। सो लास्ट में इसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसको कई बार 5+1 भी कहते हैं। इन लैंग्वेज को याद रखने का एक तरीका भी है। आप याद रखने के लिए इसको फ्रेस्का, FRESCA, फ्रेस्का के नाम से याद रख सकते हैं। फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, दिस इज स्पेनिश, देन चाइनीज एंड देन अरेबिक। अरेबिक मतलब अरबी लैंग्वेज, राइट। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन का लैंग्वेज है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, दैट इज कि यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं। तो वन सेकेंड, प्रिंसिपल ऑर्गन भी 6 हैं, लेकिन इसको भी हम 5+1 ही लिखेंगे। ऐसा इसलिए कि इनिशियली 6 थे, लेकिन अभी 5 ही काम कर रहा है। एक ऑर्गन, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, ये अभी काम नहीं कर रहा, ये डिफंक्ट हो चुका है, क्योंकि इसने अपने पर्पस को पूरा कर लिया है, राइट। तो देखते हैं यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन्स का टॉपिक देखिए। सो यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन्स, हम लोग इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं उसको भी देखेंगे, और आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने टॉपिक अच्छी तरह नहीं किया तो क्वेश्चन को सच में नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से करना जरूरी है। किसी किसी साल 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। तो यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन टोटल 6 है, टोटल 6, जिसको हम फिर से 5+1 लिखेंगे, राइट। अब ये 6 ऑर्गन कौन कौन से हैं इसको हम देख लें। तो जिसमें पहला ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम कई बार इकोसॉक भी कहते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको हम इकोसॉक भी कहते हैं, राइट। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये वही ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसके बारे में अभी बात कर रहा था कि ट्रस्टीशिप काउंसिल अब डोरमेंट हो चुका है, मतलब ये अब काम नहीं कर रहा क्योंकि इसने अपना पर्पस अचीव कर लिया 1994 तक। तो इसका काम क्या था, देखिए कि जितने भी ऐसे जो कॉलोनीज होते थे पहले, तो कॉलोनीज के में ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल, जैसे इंडिया भी पहले ब्रिटेन का कॉलोनी था, तो ऐसे ही जितने भी कॉलोनी थे
उन सब के अंदर ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था। बट 1994 के बाद एक भी कंट्री अब कॉलोनी कॉलोनी नहीं है किसी भी देश का। सो देयरफॉर ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये डिफंक्ट हो चुका है बॉडी, राइट। देन पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम आईसीजे भी कहते हैं, राइट। एंड देन सिक्स्थ, छठा आता है सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट, राइट। तो टोटल 6 ऑर्गन्स हैं इसके। तो जो पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको हम यूएनजीए भी लिखते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, राइट। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। एंड सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट का काम क्या होता है कि जो डे टू डे वर्किंग होता है यूनाइटेड नेशन का, वो सेक्रेटरिएट के थ्रू होता है। इसके जो हेड होते हैं उन्हीं को सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में सेकजेन भी कह देते हैं कई बार। तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं जो जनरली जीके में कई बार पूछ लिया जाता है। सो देखिए फैक्ट्स क्या क्या है इसके। तो देखिए सबसे पहला है कि अभी रिसेंटली इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है। तो सिंस इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ, जिसको कि बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है। सो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं जो कि हमारे जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है इंडिया got elected recently as a non-permanent member of United Nations Security Council। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता दूं कि कब इलेक्ट हुआ था, क्या उसका पर्पस पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम एक बैकग्राउंड के साथ समझेंगे कि इलेक्शन का क्या तरीका होता है, कौन इलेक्ट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ये जब बहुत डिटेल टॉपिक है तो हम लोग वहां पे डिटेल से समझेंगे इसको, राइट। सो देयरफॉर मैं अभी ज्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। देन दूसरा एक पॉइंट लिखते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट है कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि रामास्वामी मुदलियार was the representative of India in this United Nations when it was established। So रामास्वामी मुदलियार के बारे में ही एक और पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे कि रामास्वामी मुदलियार was the first president of Economic and Social Council। तो वर्ल्ड में पहले प्रेसिडेंट थे ये इकोसॉक के, रामास्वामी मुदलियार was the first president of ECOSOC, Economic and Social Council, राइट। सो तीसरा पॉइंट है, देखिए कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में मैंने बताया था आपको कि ट्रस्टीशिप काउंसिल अब डिफंक्ट हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। तो इसलिए अब ट्रस्टीशिप काउंसिल को हम जनरली कई बार किसी किसी एग्जाम में काउंट कर लेते हैं, किसी एग्जाम में इसको काउंट नहीं करते। तो 1994 के बाद अब ये इनएक्टिव हो चुका है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल is now inactive after 1994। Its purpose was to oversee the
human rights in colonies. There is no colony आफ्टर 1994। तो 1994 के बाद अब कोई कॉलोनी नहीं है, देयरफॉर इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं रह गया, ये इनएक्टिव हो चुका है। देन फोर्थ पॉइंट है कि सेक्रेटरीट जो होता है, सेक्रेटरीट looks out the day-to-day work, day-to-day work of यूनाइटेड नेशन, राइट। तो जो इसके मतलब जो डे टू डे वर्क होता है यूनाइटेड नेशन का, वो सेक्रेटरीट देखता है, और इसके जो हेड होते हैं उनको हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। हेड ऑफ सेक्रेटरीट इज सेक्रेटरी जनरल, राइट। तो अभी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो करंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटरेस। अब एंटोनियो गुटरेस के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हम लोग नोट कर लें, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है इनके बारे में भी जानना। एक्चुअली एंटोनियो गुटरेस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी के जनरल रहने के पहले ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल। So this way, this person Antonio Guterres becomes the first person as Secretary General of United Nations, जिन्होंने जो पहले किसी देश के हेड भी रह चुके हैं। So Antonio Guterres was the Prime Minister of Portugal before United Nations Secretary General, right? This way, he is the first Secretary General who was the head of a state. So ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि यूनाइटेड नेशन का ऐसा कौन सा सेक्रेटरी जनरल है जो किसी देश का पहले प्रधानमंत्री रह चुका है। सो दिस पर्सन इज एंटोनियो गुटरेस, राइट। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है कि जितने भी आपके जो ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन के, इन सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में भी है, सिर्फ आईसीजे का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, राइट। ऑल ऑर्गन्स, ऑल 5 organs of United Nations have their headquarters at New York. International Court of Justice (ICJ) has its headquarters at, इसको कहते हैं हेग, या फिर कई बार इसको लिखते हैं द हेग, सॉरी हेग। हेग कहां पे? हेग इज इन नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी नहीं है हेग, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। इसका जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड को ही पहले हॉलैंड कहते थे, इसी को पहले हॉलैंड कहा जाता था, राइट।
सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशंस, राइट। अब इसके बाद एक एक ऑर्गन को समझते हैं हम लोग, जिसमें कि पहला ऑर्गन हम लोग करेंगे दैट विल बी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली।